हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम उसके प्रीलिम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे एंड कुछ मैं आपके साथ मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो चलिए, अब देखिए, आज की क्लास में आप सभी को करना क्या है, पेन कॉपी लेकर बैठना है। हर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आएगा, चाहे आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, लेकिन ऐसे आप कितने क्वेश्चंस के आंसर देंगे, क्योंकि अप्रोक्स 40 to 45 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप हर क्वेश्चन को क्या करते जाइए, उसका आंसर लिखते जाइए। जैसे वन का क्या होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या ए होगा। इस टाइप से जो भी आपको लगता है ऑप्शन, तो आप एक काम करिए, उसे अपनी स्लाइड अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। और मुझे आपका स्कोर पता चले, इसलिए जब आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हुए, कितने करेक्ट हुए, वो आप पूरा मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा फील होगा कि चलिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ एटलीस्ट वो आपके काम आ रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है उससे, और आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए, अगर आपके कोई भी करीबी यार दोस्त अगर एसएससी सीजीएल की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप उनको प्रैप टुडे के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर डेली मैथ्स वीडियोस, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं प्रैप टुडे पर। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रीड करिए केयरफुली, क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए कि क्या होगा आखिर इसका आंसर। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वन, भावी माता पिता के अंडाणु या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। सेकंड, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। थ्री, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतवेशित किया जा सकता है। क्या होगा सही आंसर? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो, एक, दो और तीन। पढ़ाया हुआ है मैंने और आप इसे एकदम करेक्ट करेंगे। चलिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर, उम्मीद है आपने अपनी कॉपी पर लिखा होगा। अगर लिखा है तो अब उसे मैच करिएगा कि क्या है। ये होगा इसका करेक्ट आंसर डी, यानी वन, थ्री, वन, टू एंड थ्री, तीनों के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो एकदम करेक्ट हैं। चलिए, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन का उपयोग का क्या महत्व है? यहाँ पे आपको क्या बताना है, न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन का महत्व बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही कनिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। सेकेंड पॉइंट, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। थ्री, इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स नहीं है, और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्यजुरता संबंधी अभिक्रियाएं यानी एलर्जिक रिएक्शंस करती हैं। कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। ए, केवल एक, बी, एक और दो, सी, एक और तीन, डी, एक, दो और तीन। तो करेक्ट आंसर बताइए। अगर इसका भी आपको डी लग रहा है तो सबका डी थोड़ी होगा, इसका बी है, वन और टू, यानी वन ऑप्शन एंड टू ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप किसी भी वैक्सीन में देखिए तो ऐसा नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है या फिर एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में
प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? ए, इन विट्रो के विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवांशिक रूपांतरण, या फिर सी, स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास, या फिर डी, संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। ऑप्शन थ्री का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग जो है वो मेनली संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध के लिए किया जाता है प्रयोग। चलिए मैच करिए, उम्मीद है मैच किया होगा आप सभी ने कि क्या है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली, ऐसा क्यों? रीजन पूछा गया है कि क्या है ऐसा रीजन जो काफी ज्यादा आरएनए जो है वो यानी कि लोकप्रियता हासिल की है। ए यानी वन ऑप्शन, यह जीन अभिव्यक्तिकरण, जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड, इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। 4, इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हों। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 4, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 और 4। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए कि 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, यानी 1, 2 एंड 4 इसमें से जो 3 ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है एंड उसके अलावा सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो एकदम करेक्ट हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की। प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? तो Cas9 प्रोटीन के बारे में बताना है कि आखिर Cas9 प्रोटीन क्या होता है। तो ये लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैची है, या फिर रोगियों में रोग जनकों को ठीक ठीक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक है, या फिर सी ऑप्शन, एक जीन जो पादपों को कीड़क प्रतिरोधी बनाता है, डी आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर, अगर आप Cas9 याद कर पा रहे हो, मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी टारगेटेड जीन एडिटिंग, जो जीन एडिटिंग होती है उसमें प्रयुक्त आणविक कैची है। मैंने इस टाइप से पढ़ाया था कि ये जो कैची होती है ये काफी ज्यादा कॉस्टलियर होती है एंड नॉर्मली जो हम घर में कैची इस्तेमाल करते हैं वो कैची नहीं होती है। इस टाइप से अगर आपको याद आ रहा हो, आपने सारी क्लासेस पढ़ी हो, तो इस टाइप से जब मैं Cas9 प्रोटीन के बारे में पढ़ा रही थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन भी हो रहा है, याद रखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। सेकेंड, कल ही की क्लास में पढ़ा है, बहुत जल्दी नहीं भूल जाइएगा। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। थर्ड, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप मुझे करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
7 की। भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों या जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। ऑप्शन सेकंड, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। ऑप्शन थ्री, जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रयुक्त रूप से किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल 2 होगा, यानी ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, कितने सही है मन में देखिए, काउंट करिए और फिर हम तब तक मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके थ्रू जब आपने रिवीजन कर लिया, जब आप कॉपी में देखते हैं तो आपको हर चीज लगेगी कि सब कुछ आता है, बट कॉपी के बाद आपको कितना आता है, अगर कोई आपको कॉपी ना दे, आपकी स्पाइरल ना दे, तब आपको कितना आता है। अगर तब आप सही मायनों में सही ढंग से सारी चीजें अगर आप कर पा रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि बहुत अच्छी स्थिति में है। चलिए, भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन 1, विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड, यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। थर्ड ऑप्शन, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। 1, 2 एंड 3 जो है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? जैव डिंबनाशी का उत्पादन, बी जैव निम्नकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, सी जंतुओं की जननीय क्लोनिंग रोग जीवों का उत्पादन, डी मुफ्त। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है वो जंतुओं की जननीय क्लोरिंग रोग जीवों का उत्पादन करने के लिए अनुप्रयोग में लाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अब बात करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? ए जीनोम संपादन, जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्व श्रृंखला, सी जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन, डी कोशिकाओं में होने वाले आनुवांशिक उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि। क्वेश्चन नंबर 10 का आप करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? सो ट्रांसक्रिप्टोन मेनली किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्व श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 10 तक में देखिए 10 क्वेश्चन हमारे हो गए टोटल। आपने कितने आंसर उनके सही किए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों यानी बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनोकुलम द्वारा उपक्रमित यानी इनिशिएट होता है। ऑप्शन सेकेंड, इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। तब तक मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। ना तो एक ऑप्शन सही है ना ही दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान यानी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हेतु अंगुली छाप क्रम वीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते हैं? एक, परितारिका क्रम वीक्षण। सेकंड, दृष्टि पटल क्रम वीक्षण। थ्री, वाक अभिज्ञान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल बी केवल दो और तीन, सी एक और तीन, डी 1 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप हमें करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। एक, दो और तीन जो है वो इसके करेक्ट आंसर हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीवों को स्थानांतरित होने देता है। पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी एक और तीन, डी एक, दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सो थर्ड नंबर होगा यानी डी नंबर होगा। 1 2 और 3 तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। सेकेंड, स्टेम कोशिकाएं नए औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। थर्ड, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, केवल दो और तीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में बीटी बैगन यानी बीटी ब्रिंजल के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? मैंने जब पढ़ा रही थी तो विरोध भी मैंने आपको बताया था कि इसका विरोध जो है वो समय समय पर क्यों देखने को मिलता है। बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है। सेकंड, बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। थर्ड, एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। फोर,
यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शंस क्या हैं? ए नंबर केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि विरोध का कारण थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है। ये आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव हो सकता है, एंड ये भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। दोनों ही बातें बताई थी मैंने आपको, उम्मीद है याद होंगी आपको। और अगर कोई चीजें भूल रही है ना तो आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत है। ये सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी का नोट्स हम आपके लिए भटनेर आईएएस के ऐप में डलवा देंगे। सो अगर आपने अभी तक भटनेर आईएएस का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जाइए भटनेर आईएएस का ऐप डाउनलोड करिए, एंड वहां पर भी आपको काफी सारे कोर्सेस मिल जाएंगे फ्री में, तो आप उन्हें एक्सप्लोर करिए। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुण सूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? 1, उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। सेकेंड, उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। ऑप्शन थर्ड, उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप मुझे करेक्ट आंसर बताइए, रीड करिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 एंड थर्ड पॉइंट जो है वो करेक्ट है, यानी इसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, एंड इसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें जो है वो विकसित की जा सकती हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य ए, इसे नाशक जीव सह बनाता है। बी, इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाता है। इसे जलाभाव सह बनाता है, या फिर इसकी निधानी आयु बढ़ाता है। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर, इसे जो है वो नाशक जीव सह बनाता है, यानी जो बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन जो विकसित की गई है उसका लक्ष्य है कि इसे नाशक जीव सह बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मॉन 863 मक्का की एक किस्म है। यह निम्नलिखित किस एक कारण से समाचारों में थी? ए, यह जननिक परिवर्तन बौनी किस्म है जिसे सूखे को सहन करने की प्रतिरोधी क्षमता है। बी, यह जननिक परिवर्तन किस्म है जिसमें नाशी जीव प्रतिरोधी क्षमता है। सी, यह जननिक परिवर्तन किस्म है जिसमें साधारण मक्का फसल की तुलना में 10 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है। डी, यह जननिक परिवर्तन किस्म है जिसका इस्तेमाल मात्र जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। यह जननिक परिवर्तन किस्म है जिसमें नाशी जीव प्रतिरोधी क्षमता होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? संस्थान दिए हैं और अवस्थान दिए हैं, यानी कहां पर स्थित है। ऑप्शन 1, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र मैसूर, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर चुनिए।
तो करेक्ट आंसर जो है वो बी नंबर है, यानी 1 एंड 2 ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि बहुत ही छोटा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टिस्ट, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम? क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर बताइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है तो फिर बड़े ही दुख की बात है और आपको एक बार रिवीजन की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना वो इतने आसान क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन जो था वो इतना आसान क्वेश्चन था क्योंकि जब मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको पढ़ा रही थी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम होती है, तब जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कथन ए दिया है, डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। रीजन दिया है यानी कारण दिया है, डॉली पात्र निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण भी है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर जो है वो बी नंबर करेक्ट है। ए और आर दोनों करेक्ट है परंतु आर जो है वो ए का सही कारण नहीं है, यानी रीजन जो है वो कथन का यानी असर्टेन का सही रीजन नहीं बता पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की 22 की। परख नली शिशु के मामले में क्या होता है? ए, निषेचन परख नली के अंदर होता है। बी, शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। सी, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। डी, अनिषेचित अंड का परख नली के अंदर परिवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, आप करेक्ट आंसर मुझे बताइए कि क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। बी, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। सी, एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं। डी, एक जीव के दो क्लोन एक समान नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर सी नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। आनुवांशिक अभियंत्रण यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, रोग प्रतिरोध। सेकंड, वृद्धि वर्धन। थर्ड, जंतु क्लोनिंग। 4, मानव क्लोनिंग। उपयुक्त में से कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए वे हैं 1, 3 और 4। बी, सेकंड, थर्ड तथा 4। ऑप्शन सी, 1, 2 तथा 4। डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग एंड मानव क्लोनिंग। ओनली रोग प्रतिरोध जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रभावों पर करेक्ट नहीं बैठता है। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं बड कोशिकाएं, रेड कोशिकाएं, मिसेंजियल कोशिकाएं या फिर स्टेम कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा, ऑब्वियसली स्टेम कोशिकाएं यानी स्टेम सेल्स। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 26।
अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायो एथिकल विवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? सॉरी। ए, अस्थि मज्जा से उत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। बी, उल्बी तरल से उत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। सी, गर्भ का रुधिर। डी, शिशुओं का रुधिर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, शिशुओं का रुधिर। शिशुओं का रुधिर जो है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। ऑप्शन सेकेंड, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधों पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ऑप्शन थर्ड, फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सरणी का अभाव होता है। क्या होगा? कूट दिए हैं ए ऑप्शन सेकेंड और थर्ड, बी 1 2 और 3, सी 1 और 2, डी 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर 1 और 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन 2 एंड 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्न कथन ए दिया है, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। रीजन दिया है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा? सो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर एकदम करेक्ट है। ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। एक्चुअली में एक मैंने पूरा मेथड आपको पढ़ाया था कि किसके थ्रू इसका जो कलर है वो गोल्डन टाइप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वह है बीटा कैरोटीन, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑब्वियसली बीटा कैरोटीन। अभी इससे पहले ही एक क्वेश्चन में तो बताया बीटा कैरोटीन। चलिए सो 29 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 29 में तो आपकी थोड़ी चीटिंग भी हो गई ना, क्योंकि इससे पहले तो मैंने आपको बताया ही था। चलिए, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? ए, वैक्सीन, बी, डीएनए की संरचना, सी, मलेरिया निवारक औषधि, डी, पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर जो है वो होगा वैक्सीन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? ऑर्थर कोर्नबर्ग, बी, रॉबर्ट हुक, सी, एडवर्ड जेनर, डी, जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है क्वेश्चन नंबर 31 का वो करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए, आरएनए तथा डीएनए, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 32, बायोचिप में जो है वो आरएनए पाया जाता है, सो इसका आरएनए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, जैनिको प्रौद्योगिकी है एड्स से बचने की रक्षा पद्धति, बी खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि, सी आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक, डी मोतियाबिंद के बचाव की तकनीक। क्वेश्चन नंबर 33, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो जैनिकी प्रौद्योगिकी जो है वो मोतियाबिंद से बचाव की एक मेथड है, एक तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 33। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है? ए औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनमें प्राप्त पदार्थों का उपयोग, बी जैव अन्वेषण में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वाणिज्यिक उद्योग के प्रक्रम का आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी जैव विकृतियों का अनुसंधान करने के लिए आधुनिक उपयोग प्रौद्योगिकी का उपयोग, ऑप्शन डी जीव मंडल की वृद्धि के लिए औद्योगिक प्रौद्योगिकी का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? सो जैव प्रौद्योगिकी जो है वो जैविक विकृतियों का अनुसंधान करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग इसमें किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को कहेंगे संकरण, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन, या फिर डी हार्मोनी भरण। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उस तकनीक को जो है वो संकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी, डीएनए अंगुली छाप। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का आप मुझे बताइए। लिखा होगा, उम्मीद है आपने अपनी कॉपी में। तो अगर लिखा है तो चलिए मैच करिए क्या होगा। पैतृकता सिद्ध करने के लिए जो सबसे सहायक पद्धति है वो है जीन क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 37, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। बायोमेट्रिक्स अन्वेषण, बी जीनोम अनुक्रमण, सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या फिर डी गुणसूत्र प्ररूपण। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, गुणसूत्र प्ररूपण। तो क्वेश्चन नंबर 37 गुणसूत्र प्ररूपण जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? ए केवल न्यायिक छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, बी केवल पैतृत्व विवाद में, सी केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में, डी उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में। क्वेश्चन नंबर 39, अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने डेवलप करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? ए स्वर्ण धूल, बी मैग्नीज डाइऑक्साइड, सी चारकोल, डी फ्लोरोसेंट पाउडर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 40, कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता? जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का उत्पादन, खाने योग्य टीके का उत्पादन, या फिर सी क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन, डी ट्रांसजीनी फसलों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा
किसको ट्रांसजेनिक्स के द्वारा नहीं पाया जा सकता है? सो ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन जो है वो ट्रांसजेनिक्स के द्वारा नहीं पाया जा सकता। 40 का डी नंबर जो था वो एकदम करेक्ट। तो बेसिकली ये है हमारे क्वेश्चंस जो कि प्रीलिम्स के लिए। मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो हमें एक सेपरेट वीडियो में मेंस के डिस्कस कर लेने चाहिए, इसी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप इन्हें जो है वो अच्छे से देखिए। अब आपने जितने क्वेश्चंस किए होंगे उन्हें आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम मेंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ताकि आपको उनके मॉडल आंसर्स टाइप पता चल सके कि किस तरीके से आप उन्हें लिखने का प्रयास कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया ये क्लास देखने के लिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।